नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग कर रहे थे और इस सीरीज में हम लोगों ने इससे पहले साइंस को कंप्लीट हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को हमने डिटेल के साथ देख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने हिस्ट्री स्टार्ट किया था और हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री के इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट को देख लिया था और आज जो हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 4 को हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी इसमें शामिल किया गया है और परीक्षा के लिए जो भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसको इसमें समाहित किया गया है और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में इसमें डिस्कस किया गया है। तो आप ध्यान से हर एक क्वेश्चन के डिस्कशन को देखिए और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज जो पहला क्वेश्चन है षड दर्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैच करवाना है। दर्शन दे रखा और उसके प्रतिपादक दे रखे हैं। ठीक है, सांख्य, गौतम, कपिल, ये इसको हटा दीजिए पहले। तो सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, तो ये इसको आपको मैच करवाना है इसके लिए। तो हमने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि षड दर्शन के बारे में हमने थोड़ा सा इसमें जिक्र किया था, षड दर्शन के बारे में। तो षड दर्शन का जो विकास होता है बेसिकली वो उत्तर वैदिक काल के बाद ही वह स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसी दौरान जो है उत्तर वैदिक काल के आसपास ही जो है षड दर्शन का विकास हो जाता है, जिनमें से षड दर्शन जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है 6 दर्शन है। तो इसमें से बेसिकली कौन कौन से उसको हम लोग देख लेते हैं। योग, सांख्य, न्याय, मीमांसा, फिर है वैशेषिक और एक है वेदांत। ठीक है, तो ये बेसिकली षड दर्शन है और योग के जो प्रणेता हैं, वो जो प्रवर्तक हैं, ये पतंजलि है, आप लोग जानते होंगे पतंजलि। सांख्य के जो हैं वो हैं कपिल, न्याय के जो हैं वो हैं गौतम और मीमांसा में 2 हैं, उत्तरी मीमांसा और पूर्वी मीमांसा। तो उत्तरी मीमांसा के जो प्रणेता हैं वो हैं बदरायन और पूर्वी के जो है वो जैमिनी हैं। और वैशेषिक के हैं महर्षि कनाद और वेदांत के हैं शंकराचार्य। तो इनको आपको याद रखना है। और इनके अलावा जो है एक चारवाक है, चारवाक। तो चारवाक दर्शन जो है चारवाक ने ही दिया था। ठीक है, तो इससे हम लोग मिला लेते हैं। सांख्य का हो जाएगा कपिल, न्याय का गौतम, योग का पतंजलि और वैशेषिक का कनाद। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। बी नंबर, ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रंथ न्याय सूत्र किस दर्शन से किस संबंधित ग्रंथ है। तो न्याय से, तो न्याय दर्शन हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में परमाणुवाद का सिद्धांत किस दर्शन से है। तो परमाणुवाद जो बेसिकली जो है ये महर्षि कनाद द्वारा इस कंसेप्ट को दिया गया था और ये जो है वो है वैशेषिक दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से है। और इसी में बोला गया था जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति होती है वो होता है क्षिति, जल, पावक, गगन। ठीक है, तो इनसे होता है और समीर, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो इनसे यह जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और इसका जो दर्शन दिया है वो महर्षि कनाद ने दिया था और इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन है या परमाणुवाद कहते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से अनिश्वरवादी दर्शनों को चुनिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो अनिश्वरवादी मतलब जिसमें ईश्वर की आस्था ना हो, ईश्वर विश्वास नहीं। तो ऐसे कौन कौन से दर्शन हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो सांख्य दर्शन जो है बेसिकली यह जो है जैन धर्म से भी रिलेटेड है सांख्य दर्शन, आप ये भी ध्यान रखिएगा। तो सांख्य दर्शन हो गया, चारवाक, योग, बौद्ध। तो ये जो है सांख्य तो हो गया, ईश्वर से नहीं मानते हैं। चारवाक जो है वो वर्तमान प्रेजेंट में जीने को वह प्रोत्साहित करता है, चारवाक दर्शन।
ठीक है, तो ये भी है। और बौद्ध है, बौद्ध भी जो है वो ईश्वर की मान्यता को नहीं मानते हैं। तो इस तरह 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। योग में जो है, योग में ईश्वर को माना जाता है, तो 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति में कौन से 2 तत्व मूल हैं? तो सांख्य दर्शन में जो बेसिकली है 2 तत्व महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें प्रकृति प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को जो है वो मूल तत्व माना गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, प्रकृति व पुरुष, यही पहला ऑप्शन ही हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देवों की प्रामाणिकता मानने वाले दर्शनों को पहचानिए। वेदों की प्रामाणिकता मानने वाले दर्शनों को पहचानिए एवं कोर्ट की सहायता से आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है वेद की प्रामाणिकता को जो मानता है वो बेसिकली वेदांत, जो कि शंकराचार्य ने दिया था। इन्होंने बोला था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना। इस कॉन्सेप्ट को शंकराचार्य द्वारा ही दिया गया था। तो वेदांत है और मीमांसा है, ये जो दोनों हैं वेदों को प्रामाणिकता मानने वाले दर्शन है। चारवाक तो प्रेजेंट में जीता है, और बौद्ध में जो भी है उसमें वेद की प्रामाणिकता की ऐसी कोई चीजें नहीं देखने को मिलती है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 और 4 हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। चारवाक दर्शन में प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना गया है, बिल्कुल सही हम लोग बात कर रहे हैं। बौद्ध दर्शन में प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण की बात की गई है। तो हमने बताया था कि जब हम लोग बौद्ध दर्शन वाला देख रहे थे पिछले वीडियो में, तो हमने बताया था कि बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्षवाद को भी इसमें प्रत्यक्षवाद को भी माना गया है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सांख्य दर्शन द्वैवाही दर्शन है, द्वैवाही दर्शन, ये भी स्टेटमेंट सही है। वेदांत दर्शन में शंकराचार्य ने ब्रह्म सिद्धांत भी प्रस्तुत किया है। तो हाँ, तो ये भी दिया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो चारों स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो सही है। तो 1 2 3 4 सभी चारों सही है। निम्न बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न संस्कारों को क्रमानुसार सजाइए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, गर्भाधान, पुंसवन, नामाकरण, अन्नप्राशन। तो इसका जो होगा, इसका अंतर होगा, पहला हो जाएगा गर्भाधान होता है, फिर पुंसवन होता है, फिर नामकरण होता है, फिर अन्नप्राशन होता है। तो इस संस्कार के बेसिकली ये आप जानते हैं 16 संस्कार होते हैं। तो इसी का ये क्रम है दिया हुआ कि गर्भाधान होता है, फिर पुंसवन होता है, फिर नामकरण, फिर अन्नप्राशन। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध के जन्म के कुछ अन्य धार्मिक आंदोलनों को सुमेलित करें एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये सब बेसिकली ये बोला जा रहा है, जो ये सब सारे जो चारों दे रखे हैं ये बुद्ध आंदोलन के पहले थे, मतलब कि जब बुद्ध थे उससे पहले का ये कॉन्सेप्ट दिया गया। जैसे आजीवक संप्रदाय जो है मखली गोसाल ने दिया था, ये स्टेटमेंट जो है सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ही आंसर हो जाएगा इसका। ये जो था भाग्यवादी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था ये। ठीक है, और उच्च देववादी जो है बेसिकली ये है इसमें ये कहा जाता है कि कुछ भी जो है कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी अस्थाई नहीं है। बेसिकली इसमें उच्छेदवादी में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो भगवान कृष्ण का जो उल्लेख मिलता है जिसमें कि बोला जाता है कि भगवान कृष्ण जो है देवकी पुत्र के रूप में है, देवकी पुत्र के रूप में। तो ये जो मिलता है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग षट दर्शन को खत्म हम लोगों ने कर लिया। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य वाले में, निम्न में से कौन से ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत हैं? तो मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत के बारे में पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में कौन कौन सा इतिहास जो है या साहित्य जो है वो बताता है। तो ऑप्शन है दीपवंश, दिव्यावदान, वायु पुराण और बृहत कथा मंजरी। तो ये इसका जो आंसर होगा, ये आप जो देख रहे हैं वायु पुराण नहीं है, बल्कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो है विष्णु पुराण है ना, विष्णु पुराण है, वायु पुराण नहीं है।
और दीपवंश भी है, दिव्यवदान भी है और बृहत कथा मंजरी भी है। तो 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है बेसिकली 1, 2, 4, 4 नंबर इसको मानिएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हुआ, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। कि आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आपको ये पता होगा। और ये जो है बेसिकली इसमें जस्टिन जो था, जस्टिन जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम से कहा था। तो सेंडोकोटस, सेंडोकोट्स। या फिर ऐसा बोला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोट्स किसने कहा था। तो जस्टिन ने कहा था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिसकी पहचान विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। ठीक है, ये है। और मुद्रा राक्षस जो है एक पुस्तक है, मुद्रा राक्षस, जिसकी रचयिता है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो निम्न कुल से उत्पन्न हुए हैं, निम्न कुल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है। और आप जानते हैं कि घनानंद को जो है, घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और जो कि बाद में जो है चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इनकी एक फेमस बुक है चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी चाणक्य की अर्थशास्त्र, आप जानते हैं। और जिसका जो संबंध है राजनीति से है। ये सब चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, जो अपने अंतिम समय में जो है कर्नाटक के सरवन बेलगोला में वो चले जाते हैं। सरवन बेलगोला, उन्हें वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो हम लोग फिर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के अर्थशास्त्र के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो प्रथम बार राजा के कर्तव्यों का वर्णन इसमें किया गया है शास्त्र में। फिर है ऑप्शन सर्वप्रथम संप्रभुता। ये संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत हुआ, सामाजिक स्थिति का वर्णन, सैन्य व्यवस्थीकरण का वर्णन। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो सैन्य व्यवस्थाकरण का वर्णन जो है इसमें नहीं किया गया है चाणक्य के अर्थशास्त्र में। इसमें बेसिकली अर्थशास्त्र जो था, जैसे मैंने बताया, ये राजनीति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी चाणक्य द्वारा। और तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है, 1, 2, 3। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बताना भूल गया। ये दिव्यावदान जो आपको पता होगा कि ये जो है अशोक के बारे में डिटेल, अशोक के बारे में जो है ये डिटेल बताता है। और दिव्यावदान जो है बेसिकली ये बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है। तो आप ध्यान रखिएगा, दिव्यावदान जो है बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है और अशोक के बारे में डिटेल इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चाणक्य के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। चाणक्य तक्षशिला निवासी ब्राह्मण थे। चाणक्य का पालन पोषण उनके पिता द्वारा किया गया था। चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। तो चाणक्य का जो पालन पोषण हुआ था उनके पिता द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि माँ के द्वारा किया गया था। तो ये बेसिकली इसमें सिली मिस्टेक है। तो चाणक्य तक्षशिला के निवासी ब्राह्मण थे, ये बिल्कुल सही है। और ये जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि माँ द्वारा पालन पोषण किया गया था और चाणक्य की पत्नी का नाम था यशोमती। तो 1 और 3 जो है स्टेटमेंट वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न सुमेलित करें और मैच करवाना है। ठीक है। तो मास्की कहाँ है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो ये जो बेसिकली है कर्नाटक में सही दे रखा है। गुर्जरा जो है वो मध्य प्रदेश में है। भाबरू बैराट जो है राजस्थान में है। और जौगढ़ जो है वो उड़ीसा में है। तो 1 का 1, 1, 2, 3, 4 जो है स्टेटमेंट ये सही हो जाएंगे। ठीक है। इसमें इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का नाम जो है, अशोक कहाँ-कहाँ मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की में मिलता है, गुर्जरा में मिलता है, नितूर में मिलता है और उडेगोलम में मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनमें जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और भाब्रू अभिलेख में जो है भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। ठीक है, स्वयं को मगध का राजा। तो ये भी ध्यान रखने की बातें हैं। और आप जानते हैं कि अशोक जो हैं
अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए थे, बिंदुसार के। और वो राजगद्दी के बैठने के समय जो था, अशोक अवंती के राज्यपाल थे, अवंती का राज्यपाल। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चाणक्य द्वारा प्रस्तुत साप्तांग सिद्धांत की तुलना का सुमेलन कीजिए। ठीक है, साप्तांग सिद्धांत के बारे में बेसिकली है राजा, अमात्य, जनपद और दुर्ग। ठीक है, तो इसमें जो है इसको मैच करवाना है। तो राजा जो है वो सिर के रूप में, अमात्य आंख है, बेसिकली आंख, अमात्य आंख के रूप में, जनपद बांह के रूप में, दुर्ग जो है जंघा के रूप में। तो ये मिला लेते हैं, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये था कि राजा के 7 अंग होते थे, है ना, राजा के 7 अंग थे जिसे सप्तांग कहा गया है, सप्तांग। तो इसमें कौन कौन से थे? तो पहला तो हो गया राजा, दूसरा हो गया अमात्य, अमात्य, तीसरा हो गया जनपद, चौथा हो गया दुर्ग, पांचवा हो गया मित्र, छठा हो गया कोष और सातवां हो गया दंड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा के 7 अंग में, सप्तांग में कौन कौन से थे? तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, मित्र, कोष और दंड। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र में से ये मतलब यह मिला है। और एक चीज और है कि इसमें जो है 15 अधिकरण की चर्चा की गई है, 15 अधिकरण। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असत्य युग की पहचान कीजिए एवं कूट का सही उत्तर दीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ, निम्न कुल, बौद्ध एवं धर्म ग्रंथ, धर्म क्षत्रिय, मुद्रा राक्षस, शूद्र। तो ये जो है मुद्रा राक्षस जो है वो शूद्र नहीं बताता है, ये निम्न कुल का बताता है। मैंने बताया था कि इसमें बताया था मैंने आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मुद्रा राक्षस में ऐसा कहा गया है, जो कि विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो निम्न कुल के थे। और ब्राह्मण ग्रंथ में बोला गया है ये जो है शूद्र है। ठीक है, और तो दो दो इसमें सही है, धर्म क्षत्रिय है, बौद्ध और जैन धर्म में ऐसा बोला गया है। तो 2 नंबर स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं पूर्व की सहायता से उत्तर दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। साम्राज्य विस्तार के क्रम में उन्होंने जैन धर्म को भी आधार बनाया। पश्चिम में उनका साम्राज्य ईरान की सीमा तक फैला हुआ था। तो इसमें जो है साम्राज्य विस्तार के क्रम में उन्होंने जैन धर्म को भी आधार बनाया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को आधार बनाया, ये स्टेटमेंट जो है वो समाज विस्तार के लिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इनका जो बेसिकली क्या था कि पश्चिम में ईरान तक इनका साम्राज्य था, और उत्तर में कश्मीर तक, और साउथ में कर्नाटक तक, और पूरब में बंगाल तक। इसमें आप याद रखिएगा असम नहीं था। ठीक है, असम को ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से अभिलेख में ने हमें चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी जो प्राप्त होती है अहनानूर और मुरनानूर, ये बेसिकली तमिलनाडु में है। तो यहाँ से बेसिकली होता पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय की थी। तो 1 और 2 इसके आंसर सही हो जाएंगे। कुछ और भी अभिलेख थे फेमस, हम लोग उनको देख लेते हैं थोड़ा, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला जो है हमारा कौशाम्बी अभिलेख है, एक तो फेमस कौशाम्बी अभिलेख, जो कि जिसे रानी का भी अभिलेख कहा जाता है, रानी का अभिलेख। ठीक है, और आप जानते हैं कि अशोक का जो है 7 अभिलेख था, सॉरी अभिलेख तो कितने थे, 14 अभिलेख थे ना, 14 शिलालेख थे, 14 शिलालेख थे ना। और स्तंभ की संख्या थी, अशोक के स्तंभ की संख्या थी 7, स्तंभ की संख्या 7 थी। और ये जो सारे स्तंभ जो थे वो ब्रह्म लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, और अभिलेख जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख की हम लोग जब चर्चा हुई है, अभिलेख को देख लेते हैं। तो पहला जो था बेसिकली फेमस अभिलेख जो था सहगौर अभिलेख,
सहगौरव अभिलेख था। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने से हुआ। इसमें चर्चा किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है अकाल पड़ा था, तो लोगों से जो है दान का आह्वान किया गया था। सहगौरव अभिलेख में ऐसा मेंशन होता है, और ये जो है गोरखपुर में है सहगौरव अभिलेख। ठीक है। फिर है जूनागढ़ अभिलेख। आप सुने होंगे नाम आपने, जूनागढ़ अभिलेख। ये बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सुदर्शन झील का इसमें पुनः जीर्णोद्धार करवाया गया था। और ये पश्चिम में जो है गुजरात तक इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि जो गुजरात में ही है यह। और एक है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख में जो है पूर्व में बंगाल तक जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था इसके बारे में पता चलता है महास्थान अभिलेख से, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो इन सबको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंतिम वर्षों में मगध 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था? तो इसमें किस में कहा गया था? तो ये जो कहा गया है, जैन साहित्य में यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंतिम वर्षों में 12 वर्ष में अकाल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया है। उनमें सबसे अधिक संख्या किस वर्ग की बताई गई है? तो कारीगर, सैनिक, किसान और निरीक्षक। तो किसकी संख्या अधिक बताई गई है? तो किसान की जो संख्या है वो अधिक बताई गई है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि 7 वर्ग में कौन कौन थे। तो पहला था 7 वर्ग में दार्शनिक। और ये आप याद रखिएगा कि ये मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। ठीक है। तो एक था पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा हो गया अहीर, चौथा हो गया कारीगर, पांचवा हो गया सैनिक, छठा हो गया निरीक्षक, और सातवां हो गया सभासद। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। मौर्यकालीन समाज पर इंडिका एवं कथा सरित सागर ने प्रकाश डाला है। इंडिका में दास प्रथा का वर्णन नहीं है। फिर है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो मौर्यकालीन समाज पर जो है इंडिका का तो प्रकाश है, लेकिन कथा सरित सागर का नहीं है। और इंडिका में दास प्रथा का वर्णन नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया था। 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है बेसिकली। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो सेल्यूकस निकेटर और इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, जिसका नाम था, कार्नेलिया के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली थी। और इस युद्ध संधि के तहत जो है सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिया था, जिसमें ये भी पूछा जाता है संधि शर्त में जो 4 प्रांत थे कौन कौन से थे। तो काबुल दिया था, दूसरा कंधार दिया था, कंधार, तीसरा हेरात, और चौथा मकरान। ये जो है सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है। और मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था। और मेगास्थनीज ने ही इंडिका लिखा था, जिसमें उन्होंने पूरे पटना के बारे में चर्चा, समाज के बारे में बताया गया था उसमें। और ऐसा बताया गया था कि पाटलिपुत्र जो है एक मतलब प्राचीर से घिरा हुआ, विशाल प्राचीर से, और लगभग 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं इसमें। ठीक है। और आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ था बिंदुसार हुआ था, बिंदुसार। और बिंदुसार का जो इसका एक और नाम से जाना जाता है बिंदुसार, अमित्रघात, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक इसका नाम है। और बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय को यह अनुयायी था।
ठीक है। अच्छा, बिंदुसार के बारे में एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं कि बिंदुसार जो है बेसिकली इसके समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना इसने किया था इधर से, ठीक है, एंटियोकस ने। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक भेजने की प्रार्थना किया था बिंदुसार ने एंटियोकस फर्स्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। समाज में बहु विवाह प्रथा नहीं थी, ऐसा मेगास्थनीज कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। वहाँ समाज में बहु विवाह प्रथा थी, ठीक है। अविवाहित स्त्री को रूप जीवा कहा जाता था। रूप जीवा जो है बेसिकली यह वेश्या को कहा जाता था, रूप जीवा वेश्या को। तो ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें एक दो चीज और है कि कुछ इसमें जो है जैसे गुण पुरुष हुआ करते थे, गुण पुरुष। तो गुण पुरुष जो है बेसिकली अर्थशास्त्र में इसको गुप्तचर को जो है गुण पुरुष कहा गया है, ठीक है, अर्थशास्त्र में यह जो है अर्थशास्त्र में कहा गया है। और मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो था, विभाग विभाग जो था, विभाग का नाम क्या था? महामात्य, महामात्य सर्प। महामात्य सर्प जो था गुप्तचर विभाग था, जबकि गुण पुरुष जो था गुप्तचर था, मतलब वो व्यक्ति था, और ये जो है विभाग था, ठीक है। और इसमें जो है सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और मेगास्थनीज जो है बेसिकली मेगास्थनीज ने कहा था कि नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, 3 सदस्यों का मंडल, और उसमें जो था 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। तो यानी 6 समितियां थी। ये भी पूछा जाता कितनी समितियां थी, तो 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे, ठीक। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से सत्य युग की पहचान कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। शिनसेन जैन ग्रंथ, अमित्रघात यूनानी ग्रंथ, मद्रसार बौद्ध ग्रंथ। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो मद्रसार जो है वो बौद्ध ग्रंथ से नहीं है, जबकि ये पुराण से रिलेटेड है ये। और शिनसेन जैन ग्रंथ सही है, अमित्रघात यूनानी ग्रंथ, ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सही पूछा था तो 1 और 2। नेक्स्ट, बिंदुसार के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था, बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो सही है। यह एक भाग्यवादी संप्रदाय था, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। आजीवक संप्रदाय का उदय बुद्ध काल से पूर्व होगा था, ये हम लोगों ने पहले देखा था। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है इसके लिए सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है बेसिकली महावंश, दीपवंश, महाबोधि और दिव्यावतान। तो आप जानते हैं कि दिव्यावतान जो है वो बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है, और इसमें जो है अशोक के डिटेल के बारे में बताया गया है। तो दिव्यावतान जो है इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अच्छा, अशोक के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अशोक जो है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक किसकी प्रेरणा से जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो उनका भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ। तो निग्रोथ के प्रेरणा से ही वो अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो उपगुप्त से ली थी, उपगुप्त से इन्होंने शिक्षा ली थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो है आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ी में कुछ वो बनाए थे, जिसमें सुदामा, कर्ण, चौपाड़ और विश्व झोपड़ी, ठीक है। ये सब
अशोक द्वारा ही बनवाया गया था, आजीविकों के लिए रहने के लिए गुफा बनाया गया था ये सब। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भारत में जो मतलब शिलालेख जो मिले हैं बेसिकली, वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का बेसिकली इसमें उल्लेख हुआ है, मतलब इसमें लिखा गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीक एवं अरमाइक जो है वो कहाँ से मिला है, तो अफगानिस्तान से जो है वो ग्रीक प्लस अरमाइक। खरोष्ठी, सहवाजगढ़ी जो है, सहवाजगढ़ी, इसमें खरोष्ठी। ठीक है। और भारत में जो शेष भारत में मिला है वो ब्राह्मी लिपि में मिला है। अच्छा, खरोष्ठी लिपि की एक क्या था विशेषता की, वो जो है खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस इतिहासकार के अनुसार मिस्र के शासक फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था? तो किसके अनुसार तो था ये? प्लेनी के अनुसार ये भेजा था। ठीक है। हम लोग थोड़ा सा जो देख रहे थे उसमें थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। और फिर इसमें ये था कि अशोक के जो शिलालेख की खोज हुई थी 1750 ईस्वी में हुई थी, और पातेड्री फैंथलर पातलेरी फैंथलर द्वारा इसकी खोज की गई थी, और यह जो है 1750 में किया गया था। और जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो है, जेम्स प्रिंसेप, इसके द्वारा जो 1837 ईस्वी में इस अभिलेख को पढ़ा गया था। और अशोक के जो है 14 अभिलेख मिलते हैं, 14 शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, आगे हम उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने सिंहासन पर बैठने से पूर्व 4 वर्षीय युद्ध लड़ा। जैन धर्म के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की अनुमति से के बिना ही सिंहासन ग्रहण किया था। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो ये बौद्ध ग्रंथ के अनुसार नहीं था, ये बेसिकली जैन ग्रंथ के अनुसार ऐसा कहा गया था कि अशोक ने बिंदुसार की अनुमति के बिना ही सिंहासन ग्रहण कर लिया था। और ये जो है अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला था, वो ये बोला गया था बौद्ध ग्रंथ में। और ये जो है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है, 2 और 3 जो है वो गलत है। तो 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के समय वहां के शासक की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो कलिंग के समय वहां के शासक की जो जानकारी देता है वो देता है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख देता है। अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो उसमें जो राजा थे वो नंदराज थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अशोक जब कलिंग पर आक्रमण किए थे तो नंदराज वहाँ के राजा थे। और रानी रानी गुम्फा अभिलेख जो है ये बेसिकली क्या है कि कौशाम्बी अभिलेख भी इसे इसके नाम से जानता है। रानी का अभिलेख जो बोला जाता है वो कौशाम्बी में है, कौशाम्बी अभिलेख भी बोला जाता है। और इसमें जो है अशोक की पत्नी जो थी कारूबाकी, जिनका नाम था, अशोक की पत्नी का नाम था कारूबाकी, की पत्नी का इसमें उल्लेख होता है कि ये जो है गरीबों में दान देती थे, गरीबों में दान देते थे। और यह जो है रानी का अभिलेख जो था ये रानी को यह समर्पित था, कौशाम्बी अभिलेख जो था। ठीक है। और महास्थान जो है अभिलेख जो है ये वेस्ट बंगाल में है। और इससे पता चलता है कि जो अशोक का जो शासन था वो पूर्व में जो था वो बंगाल तक फैला हुआ था। ठीक है। और ये जो अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो बेसिकली ये कलिंग युद्ध के समय जो है कलिंग युद्ध का वर्णन बताता है। और इसी में जो है हृदय का परिवर्तन जो होता है, हृदय परिवर्तन की बात अशोक की जो है 13वें शिलालेख में ही किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलिंग युद्ध के विषय में कलिंग युद्ध के विषय में के कारणों पर विचार करें और सही उत्तर दीजिए। अर्थशास्त्र हाथी की अधिकता बताता है, प्लिनी व्यापारिक समृद्धि को बताता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कल अर्थशास्त्र में जो है हाथी की अधिकता को दर्शाया गया है, स्टेटमेंट सही है। और प्लिनी जो है व्यापारिक समृद्धि की बात करता है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेख और उसके उपनाम, मतलब किस अभिलेख में अशोक का क्या नाम था बेसिकली वो पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो दे रखा है गुर्जरा। हम लोगों ने वैसे पहले भी देखा था, गुर्जरा बेसिकली अशोक का नाम देवनाम प्रिय बोला जाता है, गुर्जरा अभिलेख में ये मिलता है। और पुराण में जो है अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। और जूनागढ़ में मगध सम्राट के बारे में बताया गया है। सॉरी, जूनागढ़ में तो ये बताया गया ना, अशोक मौर्य के बारे में बताया गया है। जूनागढ़ जो था इसमें बताया गया है अशोक मौर्य। अब भाबर में बताया गया कि मगध के सम्राट थे अशोक। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, एक का एक, बी का दो, और सी का चार और डी का तीन। तो इस तरह आंसर जो हमारा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक था रोमन, मैं बताता हूँ, जैसे एक भाबरू अभिलेख भी जो देख लिया हमने कि मगध सम्राट के बारे में, इसमें खुद को मगध सम्राट कहा था। और इसका जो है त्रिपिटक में भी इसकी चर्चा की गई है। त्रिपिटक में भी जो बुद्ध का जो त्रिपिटक है उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा जो आप रुम्मी देई का नाम सुनेंगे, रुमन देई अभिलेख, ये जो है बेसिकली नेपाल में है, लुम्बिनी जगह में। और इसमें जो है आर्थिक चर्चा की गई है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चर्चा की गई है। इसमें टैक्स की चर्चा बेसिकली की गई है। और रुमन देई जो है वो सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक के अभिलेखों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए थे। सबसे अधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेखों को 1760 में पहली बार टी पैंथलर ने खोजा। टी पैंथलर ने सर्वप्रथम अभिलेख दिल्ली स्तंभ लेख का पता लगाया था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है इसके लिए वो पूछ रहा है, सही है। तो अशोक के जो है अभिलेख जो है 4 लिपियों में बेसिकली लिखा गया था, तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जिसमें ग्रीक, आरमाइक, खरोष्ठी और ब्राह्मी, तो इन 4 लिपि में जो है इनके लिपि लिखे गए थे। और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। जैसे सहवाजगढ़ी अभिलेख जो है वो खरोष्ठी में लिखा गया है। और मानसेहरा भी है, ये भी खरोष्ठी में लिखा गया है। ठीक है, और फिर हाँ, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सहवाजगढ़ी और मानसेहरा का। और बाकी जो शेष अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में, जितने भी भारत के जो शेष अभिलेख थे वो ब्राह्मी में लिखा गया है। तो सबसे अधिक अभिलेख ब्राह्मी में लिखे गए, ये भी स्टेटमेंट जो सही है। अशोक के अभिलेखों को 1760 में पहली बार टी पैंथलर ने खोजा। तो 1760 में नहीं खोजा था, 1750 में खोजा था। तो सिली मिस्टेक है, आपको ध्यान रखिएगा, 1750 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और टी पैंथलर ने सर्वप्रथम दिल्ली स्तंभ लेख का पता लगाया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2, 4 स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य काल में किन मृदभांडों की प्रमुखता देखी गई है? तो मौर्य काल में किस मृदभांडों की प्रधानता देखी गई है? तो काली पॉलिश वाले मृदभांड जो है यहाँ ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य से बाहर था? तो हमने आपको बताया था कि ऐसे मैंने बताया था, इसमें बंगाल था पूरब में, नीचे कर्नाटक था, और इधर कश्मीर, और इधर ईरान। तो इसमें आसाम की चर्चा नहीं था, आसाम जो है साम्राज्य से बाहर था। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न को सम्मिलित कीजिए और कोड की सहायता से सही उत्तर दीजिए। प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय समिति और चतुर्थ समिति। ये एक्चुअली आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि जो प्रथम समिति जो था वो उद्योगों का निरीक्षण से संबंधित था। द्वितीय समिति जो था विदेशियों का प्रबंधन से संबंधित था। तृतीय समिति जो था वो जन्म मरण लेखा था। और चतुर्थ समिति जो था व्यापार वाणिज्य से था। तो इस तरह बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 1 का 4, बी का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य काल में गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो गुप्तचर विभाग के जो अध्यक्ष होते थे वो होते थे महाभारत सर्प जो थे वो गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष होते थे। और गुप्तचर जो होते थे उसे गुण पुरुष कहा जाता था। तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा, कुछ इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जैसे गुप्तचर जो थे वो गुण पुरुष हुआ करते थे। और सीताध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है कि सीताध्यक्ष कौन होता था? तो कृषि से संबंधित था सीताध्यक्ष। समाहर्ता जो था बेसिकली आय कलेक्शन करने वाला था।
आई कलेक्शन वाला था। एक था सन्निधाता। सन्निधाता जो है टैक्स टैक्स जो था इसी के पास जमा रहता था, टैक्स। ठीक है, टैक्स कलेक्शन जो इसी के पास होता था। एक था आटविक। आटविक जो था जंगलों का प्रमुख था, आटविक। ठीक है। और एक था अकराध्यक्ष। अकराध्यक्ष जो था वो खनन का हेड था। और लक्ष्मणाध्यक्ष जो था ये था टकसाल का हेड। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे एग्रोन मोई, ये जो था मार्ग निर्माण अधिकारी था, मार्ग निर्माण अधिकारी। एक था एरिस्टोमोई, ये था नगर अधिकारी। तो इन सबको भी आप याद रखेंगे। और अनंतपाल जो था, अंतपाल अंतपाल जो था वो दुर्ग का रक्षक था, दुर्ग का रक्षक था अंतपाल। ठीक है। ये सब इसका भी पूछा जाता है। एक था प्रदिष्टि। प्रदिष्टि जो था वो कमिश्नर हुआ करता था, कमिश्नर। ठीक है। तो इन सबको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य काल न्याय व्यवस्था पर विचार कीजिए एवं पूर्ण की सही उत्तर दीजिए। इस काल में न्याय की उद्देश्य सुधारवादी ना होकर आदर्शवादी था। धर्मस्थीय न्यायालय एवं फौजदारी न्यायालय था। कष्ट शोधन जो था न्यायालयिक सिविल था। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो बोल रहा है, कौन सा सत्य है? तो ये धर्मस्थलीय न्यायालय जो था ये सिविल न्यायालय था, ये सिविल न्यायालय था, ना कि फौजदारी न्यायालय। और कष्ट शोधन न्यायालय जो था ये था फौजदारी। तो अपोजिट दे रखा 2 और 3। ठीक है। और एक जो है वो सही है। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये बेसिकली मौर्य प्रांत है, ये मौर्य प्रांत है दिया हुआ, और इसकी राजधानी है। ठीक है। तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग और प्राची। तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की क्या राजधानी थी? सुवर्णगिरी, बी का ठीक। कलिंग का तोसली और प्राची का पाटलिपुत्र। तो सारो स्टेटमेंट जो है, प्राची को प्राची भी कई बार देखा जाता है, या फिर पूर्वी प्रांत। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मौर्य काल में शूद्रों को संपत्ति का अधिकार था, इसकी जानकारी हमें कौन सा ग्रंथ देता है? तो मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में ही लिखा गया था कि मौर्य काल में शूद्रों को भी संपत्ति का अधिकार देता है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपने शासन काल के अंतिम दिनों में अशोक राज्य में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से चिंतित थे, इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तीसरा अभिलेख से, चौथा अभिलेख से, 12वां अभिलेख से, या कलिंग शिलालेख से? तो ये बेसिकली जो प्राप्त होता है वो कलिंग के शिलालेख से यह प्राप्त होता है कि आपराधिक घटनाओं से वो चिंतित थे अशोक, जब वहाँ पे अशोक के राज में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी तब। ठीक है। शिलालेख की बात हुई तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो है शिलालेख उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला शिलालेख जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि की निंदा। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा में 2 चीज़ों को बताया गया है कि मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में, चिकित्सा व्यवस्था। इसके साथ साथ जो है दक्षिण राज्यों का जो उल्लेख है, दक्षिण राज्य विजय जो है ये भी इसमें बताया गया है। ठीक है। और तीसरा में बताया गया है कि जो राजकीय अधिकारी होते थे, मतलब राजकीय अधिकारी जो थे वो, उनको हर एक 5 वर्ष जो है उनको दौरे पर जाना अनिवार्य था। ठीक है। और फोर्थ में जो था कि भैरी घोष की जगह धम घोष को अपनाना, भैरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट इसमें है कौन सा? इसमें 11वां एक इम्पोर्टेंट है कि धर्म की व्याख्या इसमें की गई है 11वें में। 12वां में जो है स्त्री महामात्र की नियुक्ति के बारे में बोला गया, स्त्री महामात्र की नियुक्ति। और 13वां में जो है अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में कहा गया है। ठीक है। तो इन सब इंपॉर्टेंट है ये सब, तो इसको अभी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम हमें जो स्तूप का उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। ये सबको कोई मतलब नहीं है, ऋग्वेद में मिलता है सर्वप्रथम
स्तूप का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभिलेख दे रखा है और विषय दे रखा, तो हम अभी चर्चा ही कर रहे थे इसकी। प्रथम शिलालेख जो था किससे रिलेटेड था, तो इसमें जो था पशु बलि की निंदा के बारे में बोला गया था, तो पशु चिकित्सा हो गया। ठीक है। द्वितीय शिलालेख में क्या था कि दूसरा में क्या था, धर्म विजय की विशेषता के बारे में बताया गया था। इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए पशु और मनुष्य की चिकित्सा के बारे में और दक्षिण राज्यों के विजय के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें 2 के 3 हो जाएगा। और पांचवा जो है, एक मिनट, हाँ, पांचवा शिलालेख बेसिकली क्या बताता है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति भी बताता है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। और 11वां शिलालेख बताता है धर्म की व्याख्या, तो धर्म की व्याख्या ये बताता है बेसिकली। थोड़ा सा इसमें ये सही क्वेश्चन मतलब मिलान नहीं दिया हुआ ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बोल रहा है, कौन सी हमारे जानकारी देता है, तो रुमनदेही जो है बेसिकली जो सबसे छोटा अभिलेख है, तो रुमनदेही जो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। ठीक है। और ये समाजगढ़ी जो आपको मैंने बताया था कि खरोष्ठी में और मानसेहरा जो है खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया था, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ करवाया था, तो सांची में करवाया था, भरहूत में करवाया था, भरहूत है ये, सारनाथ, बोरोबुदुर में, बोरोबुदुर तो म्यांमार में है तो इसमें नहीं करवाया था, बोरोबुदुर में जो है शैलेंद्र वंशीय शासक ने करवाया था, शैलेंद्र वंशीय शासक। ठीक, तो 1 2 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। अशोक ने शासन के 10वें साल बोध गया की यात्रा की और 20वें साल लुम्बिनी ग्राम किया। दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी और 20वें में लुम्बिनी ग्राम की। ठीक है। और तीसरा दे रखा, उसने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित किया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लुम्बिनी को इन्होंने कर मुक्त घोषित कर दिया था अशोक ने। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, 1 2 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसको हम लोगों ने काफी हद तक देख लिया था, तो देखते हैं, इसमें मिलाते हैं। समहर्ता है, कर्मांतिक है, दुर्गपाल है और अंतपाल है। अंतपाल जो था वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था, दुर्गपाल जो था वो दुर्ग का रक्षक था। ठीक है, तो डी का ये हो जाएगा, ये हम लोग इसको 1 2 3 4 इससे देख सकते हैं। ठीक है। और समहर्ता जो था बेसिकली वो था राजस्व विभाग से रिलेटेड, और क्रमांतिक जो था वो उद्योग विभाग से रिलेटेड था। तो इससे हमारा सी नंबर जो आंसर हो जाएगा इसका, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 46। निम्न में से कौन सा बंदरगाह मौर्य काल में व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता था, तो इसमें कौन सा जो था वो मौर्य काल में व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता था, तो कालीकट जो था जो कि केरला में है, यूएस में नहीं था। ये तीनों जो थे वो इम्पोर्टेंट मौर्यकालिक बंदरगाह के रूप में थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य साम्राज्य की इकाइयों को आरोही क्रम में सजाइए एवं इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आहार जो था वो जिला स्तर को बोलते थे आहार, स्थानिक में 800 गांव आते थे, द्रोणमुख में 400 गांव और जार्वटिक में 200 गांव। तो आप इसको सजा सकते हैं आरोही का मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो पहला हो जाएगा 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करसापन, असत्य की पहचान करना। कारसापन स्वर्ण, मासक, काकनी। तो कारसापन जो था चांदी के सिक्के को कहा जाता था, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। स्वर्ण जो था सोने का सिक्का, मासक जो है तांबे का सिक्का, काकनी जो था वो कांसे का सिक्का नहीं था बल्कि ये तांबे का सिक्का था, काकनी। ठीक है, तो डी नंबर स्टेटमेंट जो है गलत है। मौर्य काल में प्रणय का संबंध किस कर से है, तो प्रणय का जो संबंध है वो आपातकालीन कर से है, आपातकालीन कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भाग दे रखा, बलि दे रखा, प्रवेश दे रखा, सेतु बंध दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मिलान करते हैं। तो इसमें आपको ये एक चीज, पहला चीज ध्यान रखना कि बलि जो था वो अतिरिक्त कर था और सेतु बंध जो था सिंचाई कर था। ये दोनों को आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3 ये दोनों है,
और बी का 2, तो ये हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, और बाकी भाग जो था भूमि कर और प्रवेश जो था आयात कर था। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने सबको तो देख लिया है, कुछ हम लोग स्तंभ लेख जो 7 स्तंभ लेख थे उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं किया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। तो पहला है प्रयाग प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख कहाँ था? ये कौशाम्बी में था, इलाहाबाद। और अकबर ने जो है इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित किया था। ठीक है, ये इसको भी ध्यान रखने की बात है। और एक था दिल्ली टोपरा। तो दिल्ली टोपरा जो अभिलेख था, इस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। ठीक है, ये दिल्ली टोपरा अभिलेख को। और एक था दिल्ली मेरठ था, और पहले मेरठ में यह स्थित था और फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले आया। फिर एक है रामपुरवा। ये जानते हैं आप, रामपुरवा बिहार में है, चंपारण में। और एक था लौरिया अरेराज, ये है पूर्वी चंपारण में, बिहार में। और एक है लौरिया नंदनगढ़, ये जो है पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, और इस स्तंभ पर जो है मोर का चित्र बना हुआ है। तो ये भी पूछा जाता है कि मोर का चित्र किस पे बना हुआ है? तो लौरिया नंदनगढ़ पे बना हुआ है। और एक तो आपने हमें बता ही दिया कि 7वां जो अभिलेख था वो रुमनदेही था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और मौर्य साम्राज्य का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कारण मौर्य साम्राज्य के पतन का नहीं था? अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति, कमजोर अर्थव्यवस्था, कमजोर उत्तराधिकारी, शासन का अत्यधिक विकेंद्रीकरण। तो अशोक जो थे ब्राह्मण विरोधी नहीं थे, ये स्टेटमेंट जो है गलत है, और ये पतन के कारण नहीं थे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। ठीक है, तो आप इस तरह बने रहें। धन्यवाद।